साथियों, आइए शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत। उत्तरी भारत के अंतिम तुर्क विजेता मोहम्मद गोरी की कोई संतान नहीं थी। वह बहुत बड़ी संख्या में अपने साथ दास लाया था, जिन्हें उसने अपने अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया था। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की अचानक मृत्यु होने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर सत्ता ग्रहण की। उस समय क्या था कि जो राजा लोग थे वो दासों को खरीदते थे और बाज़ारों में दास खुले में खरीदे और बेचे जाते थे। तो मोहम्मद गोरी के पास भी बहुत सारे दास थे। उसने उन दासों को, जो योग्य दास थे, उनको अपने अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया था। 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश, इल्तुतमिश ने शमसी तथा बलबन ने बलबनी राजवंश की स्थापना की। इतिहासकार अजीज अहमद ने इन शासकों को दिल्ली के आरंभिक तुर्क शासकों का नाम दिया। इनमें से प्रत्येक स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। इस कारण इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान यानी आदि तुर्क या मामलुक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। मामलुक शब्द का अर्थ स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास से है। मामलुक नाम इतिहासकार हबीबुल्लाह द्वारा दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक, इसकी उपाधि कुरान खां की। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की, बल्कि केवल मलिक और सिपाह सलार की पदवियों से ही संतुष्ट रहा। ऐबक ने न तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए। बाद में गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन महमूद ने उसे स्वीकार किया, अर्थात उसे दासता से मुक्ति 1208 ईस्वी में मिली थी। ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी तक लगातार लाहौर से ही शासन संचालन किया। लाहौर ही उसकी राजधानी थी, अर्थात वह दिल्ली पर नहीं गया। मिन्हाजुद्दीन सिराज कुतुबुद्दीन ऐबक को एक वीर एवं उदार हृदय सुल्तान बताया है। वह लाखों में दान दिया करता था तथा अपनी असीम उदारता के लिए उसे लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला कहा गया तथा पील बख्श, हाथियों का दान देने वाला की उपाधि से विभूषित किया गया है। हसन निज़ामी और फ़ख्र मुदब्बिर को ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। उसने 1199 ईस्वी में प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे इल्तुतमिश ने 1230-31 ईस्वी के मध्य पूरा करवाया। अब इसमें प्रश्न बनते हैं कि कुतुब मीनार किसके नाम पर बनाया गया है? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। कुतुब मीनार किसने शुरू किया? कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसको पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी के बाद गोरी ने ऐबक को अपने भारतीय प्रदेशों का मुख्य सूबेदार नियुक्त किया था। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी उसका अनुभवहीन व अयोग्य पुत्र आराम शाह 1210 ईस्वी था, किंतु यानी 1210 ईस्वी में उसे उत्तराधिकार मिला और उसी समय उसका उत्तराधिकार यानी उसका पद समाप्त भी हो गया। किंतु इल्तुतमिश ने इसे अपदस्थ करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। ऐबक ने साम्राज्य विस्तार से अधिक ध्यान राज्य के सुदृढ़ीकरण पर दिया। इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी सुल्तान आज़म, अमीर उल उमरा, ईश्वर की भूमि का रक्षक तथा ईश्वर के सेवका का सहायक, ऐसी इसको उपाधि मिली। इल्तुतमिश का अर्थ है साम्राज्य का स्वामी। कुतुबुद्दीन का दामाद व उत्तराधिकारी इल्तुतमिश इलबारी तुर्क था। इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। मोहम्मद गोरी ने दिल्ली में ही इल्तुतमिश व तमगाज रूमी को 1 लाख जीतल में खरीदा था।
ऐबक ने इल्तुतमिश को आरंभ से ही सर-ए-जहाँदार यानी अंगरक्षकों का प्रधान पद दिया था। तदोपरांत उसे बरन यानी बुलंदशहर का एकता प्रदान किया। आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का सूबेदार गवर्नर था। हरम शाह की अयोग्यता के कारण ही दिल्ली के तुर्क अमीरों ने इल्तुतमिश को आमंत्रित किया। 1210 ईस्वी में आराम शाह को जूद के युद्ध में पराजित करके इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बना। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। सुल्तान के पद को किसने वंशानुगत बनाया? तो इल्तुतमिश। मोहम्मद गोरी ने 1206 ईस्वी में खोखरों के विद्रोह के समय इल्तुतमिश की असाधारण योग्यता के कारण उसे दास्ता से मुक्त कर दिया। साथ ही उसे अमीरन उल उमरा की उपाधि प्रदान की गई। 1229 ईस्वी में उसे बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ, जिसे सुल्तान के रूप में उसकी स्वतंत्र स्थिति एवं दिल्ली सल्तनत को औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई। इल्तुतमिश द्वारा बगदाद के खलीफा से खिलाफत प्राप्त करने का उल्लेख मिनहाज उस सिराज की किताब तबकात नाशरी से प्राप्त होता है। यानी इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा खिलाफत प्रदान किया गया था। इसमें उल्लेख है कि इस्लाम की राजधानी को भेजे गए लाल वस्त्र, आभूषण एवं उपहार को सुल्तान, उसके पुत्रों तथा अमीरों ने स्वीकार किया। जो खिलहत थी वही लाल वस्त्र एक विशेष प्रकार का वस्त्र था जिसे खिलहत कहा जाता था। 1234-35 ईस्वी में तुर्कों ने भिलसा के एक प्राचीनतम हिंदू मंदिर तथा उज्जैन के महाकाल के मंदिर को लूटा और नष्ट कर दिया। इल्तुतमिश के समय अवध में पृथु का विद्रोह हुआ था। विरोधी सरदारों को परास्त कर इल्तुतमिश ने अपने वफादार गुलाम अमीरों यानी सरदारों की एक टुकड़ी रखी, जिसे तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा 40 अमीरों का समूह कहा जाता था। यानी चालीसा का गठन इल्तुतमिश द्वारा किया गया। 1221 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को चंगेज खां के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया था, जब वह ख्वारिज्म के अंतिम शाह जलालुद्दीन माकबरनी का पीछा करता हुआ सिंध तक पहुंच गया। अब क्या हुआ कि जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से शरण मांगी और इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन माकबरनी के दूत आइन उल मुल्क की हत्या करवा दी और विनम्रता पूर्वक शरण देने से मना कर दिया और इस प्रकार नवोदित तुर्की साम्राज्य को बचा लिया। यानी चंगेज खां के आक्रमण का जो खतरा उत्पन्न था उसको इल्तुतमिश ने बचा लिया। चंगेज खां स्वयं को भगवान का अभिशाप कहता था। 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बंगाल पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। सिक्कों पर इल्तुतमिश ने अपना उल्लेख बगदाद के खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में कराया। इसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। ग्वालियर की विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया। उसने मिनहाजुद्दीन सिराज तथा मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण प्रदान किया। उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाई, यानी लाहौर से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण कर दिया। उसने इक्ता की शासन व्यवस्था और सुल्तान की सेना के निर्माण का विचार दिल्ली सल्तनत को प्रदान किया। इक्ता व्यवस्था एक प्रकार की व्यवस्था थी जिसमें नगद वेतन के स्थान पर जमीनें दी जाती थी। उसने मुद्रा में सुधार किया। वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, उसी ने आरंभ किया था। इसे सिक्कों का राजकुमार कहा जाता है। इल्तुतमिश ने इक्ता संस्था का प्रयोग भारतीय समाज की सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने तथा साम्राज्य के दूरस्थ भागों को केंद्र के साथ संयुक्त करने के एक साधन के रूप में किया। अब डॉक्टर ए.के. निज़ामी के अनुसार ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था। इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरक शक्ति, एक दिशा और एक शासक वर्ग प्रदान किया। यानी जो खाका ऐबक ने बनाया उसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। निज़ामुद्दीन जुनैदी इल्तुतमिश को सबसे विश्वसनीय वजीर निज़ामुद्दीन जुनैदी इल्तुतमिश का सबसे विश्वसनीय वजीर था। 1230 से 31 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने और
उसको पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। 1231 ईस्वी में दिल्ली स्थित नासिरुद्दीन का मकबरा का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। यह भारत का पहला मकबरा था। इल्तुतमिश की मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है। मकबरा शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश निस्संदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश के शासन का मुख्य आधार विदेशी मुसलमान थे। उसने अपने उत्तराधिकारी के रूप में ज्येष्ठ पुत्र का चयन करने की सामान्य प्रथा को तोड़ दिया और उसने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्की अमीरों ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठाया। रुकनुद्दीन के समय में उसकी मां शाह तुर्कान के हाथ में वास्तविक सत्ता थी, जो अति महत्वाकांक्षी और निर्दयी महिला थी। इसे जन समूह द्वारा अपदस्थ कर रजिया को सुल्तान बनाया गया। रजिया 1236 से 1240 ईस्वी। ग्वालियर विजय के पश्चात इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और चांदी के टंके पर उसका नाम अंकित करवाया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 30 वर्षों का इतिहास सुल्तानों व अमीरों के बीच सत्ता के अधिकार के लिए संघर्ष का इतिहास था। रजिया के काल में ही राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष आरंभ हुआ। रजिया के मामले में पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया। उसका विरोध प्रसिद्ध तुर्क अमीरों ने किया, जिसमें निजामुल मुल्क जुनैदी, मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक सैफुद्दीन कूची, कबीर खां अयाज और मलिक इजुद्दीन सलारी प्रमुख थे। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग दिया और पुरुषों के समान कुबा, जिसे कि कोट और कुलाह टोपी पहनकर दरबार में बैठती थी तथा शासन का कार्य वह स्वयं संभालती थी। एतगीन को रजिया ने बदायूं का अक्तादार और फिर अमीर हाजिब का महत्वपूर्ण पद तथा अल्तुनिया को तबर हिंद यानी भटिंडा का अक्तादार नियुक्त किया। एक अबिसिनियाई हबसी अफसर जलालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर असुसाला का प्रधान नियुक्त किया, जिससे वह विशेष अनुराग रखती थी। 1240 ईस्वी में सरहिंद के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। अमीरों ने रजिया के भाई बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया और दोनों दिल्ली की ओर बढ़े, किंतु वह बहराम शाह द्वारा पराजित हुई तथा 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में उसकी हत्या कैथल, हरियाणा के कैथल में कर दी गई। रजिया के राज्यारोहण में दिल्ली की सेना, जनता और अधिकारियों का सहयोग था। जब दिल्ली ने राज्यारोहण किया था, उस समय दिल्ली की जनता ने रजिया का पूरा सहयोग किया था। रजिया की असफलता का मुख्य कारण तुर्की गुलाम सरदारों की महत्वाकांक्षाएं थी। कुछ इतिहासकार रजिया की असफलता का कारण उसकी महिला होने को मानते हैं। अब एल्फिंस्टन कहते हैं कि यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता। अब मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 42 ईस्वी। एक छोटा सा शासन। अपनी शासन सत्ता को सुरक्षित करने के लिए तुर्क अधिकारियों को एक नवीन पद नायब ए मुमलकत की स्थापना की, जो संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होगा। यह पद एक संरक्षक के समान था। सर्वप्रथम यह पद नायब रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले एक नेता एतगीन को मिला। इस प्रकार वास्तविक शक्ति व सत्ता के अब 3 दावेदार थे, पहला सुल्तान, दूसरा नायब और वजीर। उसके शासनकाल में 1241 में मंगोलों का आक्रमण हुआ। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46 ईस्वी। इसके शासनकाल में समस्त शक्ति 40 सदस्यों के पास थी। सुल्तान नाम मात्र का था। बलबन अमीर ए हाजिब के पद पर नियुक्त हुआ तथा धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू की। नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 ईस्वी। यह मधुर एवं धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था तथा खाली समय में कुरान की नकल करना उसकी आदत थी। मिन्हाजुद्दीन सिराज ने तबकात नासरी उसे ही समर्पित की।
उसके शासनकाल में वह मुख्य काजी के पद पर था, जो बाद में षड्यंत्र द्वारा उसी के शासनकाल में हटाया गया। अब तबकात-ए नासरी की रचना किसने की थी? मिन्हाजुद्दीन सिराज। और यह किसके ऊपर लिखी गई थी? तो नासिरुद्दीन महमूद के। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में समस्त शक्ति बलबन के हाथों में थी। 1249 ईस्वी में उसने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की और सेना पर पूर्ण नियंत्रण के साथ नायबे मुमलकत का पद दिया। इसके शासनकाल में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया, जो बलबन का विरोधी था। इसका नेता इमादुद्दीन रिहान था। रिहान को एक धर्मच्युत यानी जो धर्म परिवर्तित करके मुसलमान बनाया गया था, शक्ति का अपहरण करता व षड्यंत्रकारी आदि कहा गया। 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु होने पर बलबन ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया तथा उसका उत्तराधिकारी बना। बलबन 1265 से 1287 ईस्वी। बलबन ने 20 वर्ष तक वजीर की हैसियत से तथा 20 वर्ष तक सुल्तान के रूप में शासन किया। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। यद्यपि वह इलबारी तुर्क था, बलबन ने द्वितीय इलबारी वंश की स्थापना की। 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के पश्चात इल्तुतमिश ने दिल्ली में बलबन को खरीदा था। बलबन दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा व्यक्ति था जो सुल्तान न होते हुए भी सुल्तान के छत्र का उपयोग करता था। वह पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से विचार प्रकट किए। उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। बलबन के राजत्व की पूरी जानकारी इतिहासकार बर्नी द्वारा संकलित उसके वसया में मिलता है। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थीं। पहला, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ होता है। सुल्तान को निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। बलबन अपने को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब वंशज तथा शासन को ईरानी आदर्श के रूप में सुव्यवस्थित किया। उसने फारसी पद्धति पर अपने दरबार का गठन किया। बलबन ने उन सभी जागीरों की जांच कराई जो विभिन्न व्यक्तियों को सैनिक सेवा के बदले शासकों द्वारा दी जाती थीं। जागीरों से आय एकत्र करने का अधिकारी सरकारी कर्मचारियों को दिया गया। जागीरों से आय एकत्र करने का अधिकार सरकारी कर्मचारियों को दिया गया और जागीरदारों को नगद धन देने के लिए आदेश दिए गए, किंतु सैनिकों का वेतन के स्थान पर पहले की भांति भूमि प्राप्त होती रही। इसके समय में वजीर के पद का महत्व घट गया और नाइब जैसा कोई अधिकारी न रहा, अर्थात नाइब के पद को खत्म कर दिया गया। उसने ऐसे सैनिकों को जो सेवा के योग्य नहीं रह गए थे पेंशन देकर सेवा मुक्त किया। बलबन ने चालीसा दल का दमन किया। सर्वप्रथम बलबन ने ही सदैव तत्पर सेना रखने की शुरुआत की थी। बलबन के शासन की सफलता का मुख्य श्रेय उसका गुप्तचर विभाग बरीद-ए मुमालिक था। गुप्तचर विभाग की स्थापना सामंतों की गतिविधियों पर निगरानी हेतु की गई थी। मंगोलों का मुकाबला करने के लिए उसने एक अन्य विभाग दीवान-ए-अर्ज की स्थापना की। उसने इमादुल मुल्क को सेना मंत्री दीवान-ए-आरिस नियुक्त किया तथा उसने रावत-ए-अर्ज की उपाधि दी। उसने सिजदा घुटने पर बैठकर सिर झुकाना और पाबोस सुल्तान के चरण का चुंबन करना की प्रथा को अपने दरबार में शुरू कराया, जो मूलतः ईरानी प्रथा थी और जिन्हें गैर इस्लामी समझा जाता था। इसके अतिरिक्त उसने दरबार में प्रत्येक वर्ष ईरानी त्यौहार नवरोज़ प्रथा भी आरंभ की थी। बलबन ने इक़्तिदारों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए ख्वाजा नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की थी। उसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था की। 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां ने विद्रोह किया तथा यह प्रथम गुलाम सरदार का विद्रोह था। तुगरिल ने मुगीसुद्दीन की उपाधि ग्रहण की और अपने नाम के सिक्के चलवाए तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। बलबन ने इस विद्रोह को दबाया तथा विद्रोहियों को मृत्युदंड दिया। भारत में अफगानियों का महत्व सर्वप्रथम नासिरुद्दीन के समय में प्रकट हुआ था। उत्तर पश्चिमी सीमाओं
पर मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए एक दुर्ग श्रृंखला का निर्माण कराया तथा अपने ज्येष्ठ पुत्र शहजादा मुहम्मद को वहां का शासन सौंपा। किंतु मंगोलों के एक प्रबल आक्रमण का सामना करते हुए वह मारा गया। विख्यात कवि अमीर खुसरो, जिसका उपनाम तूतिए हिंद भारत का तोता था, तथा अमीर हसन ने अपना साहित्यिक जीवन शाहजादा मुहम्मद के समय में शुरू किया। यानी शाहजादा मुहम्मद के समय में अमीर खुसरो और अमीर हसन ने अपना साहित्यिक जीवन शुरू किया था। उसने फारसी के महान कवि शेख सादी को भी निमंत्रित किया, परंतु वह अपनी वृद्धावस्था के कारण नहीं आ सका। बलबन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कैकुबाद उसका उत्तराधिकारी हुआ, जो एक अत्यंत विलासी एवं कामुक व्यक्ति था। परिणाम स्वरूप संपूर्ण प्रशासन अराजकता से ग्रस्त हो गया और राज दरबार अमीरों की उच्च आकांक्षाओं एवं संघर्षों की गिरफ्त में आ गया। गुप्तचर विभाग की स्थापना सामंतों की गतिविधियों पर निगरानी हेतु की गई थी। मंगोलों का मुकाबला करने के लिए उसने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। अमीरों के एक गुट के नेता आरिज़े मुमालिक मलिक फिरोज, जो कि जलालुद्दीन कैकुबाद की हत्या करके राजगद्दी पर स्वयं अधिकार कर लिया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अंत हो गया। डॉक्टर A.B. हबीबुल्ला ने बलबन को शासनकाल को सुदृढ़ता का युग कहते हुए कॉन्सोलिडेशन शब्द का प्रयोग किया है। प्रसिद्ध इतिहासकार के निज़ामी ने बलबन का उल्लेख एक अभिनेता के रूप में किया। बलबन के उत्तराधिकारी कैकुबाद 1287 से 1290 ईस्वी। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने की थी। खिलजियों को दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार एक राजवंशी परिवर्तन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण घटना थी। प्रोफेसर मोहम्मद हबीब ने खिलजी वंश की स्थापना को एक क्रांति की संज्ञा दी है। यानी खिलजी वंश की स्थापना एक क्रांति थी। दिल्ली सल्तनत के वंशों में खिलजी वंश के शासकों ने सबसे कम समय यानी 1290 से 1320 ईस्वी लगभग 30 वर्षों तक शासन किया था। इसके द्वारा तुर्की अमीर वर्ग का सत्ता पर अधिकार, एक और तुर्की लोगों की जातीय तानाशाही समाप्त हो गई। जलालुद्दीन का राज्यारोहण मध्यकालीन भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में एक क्रांति का प्रतीक था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी। खिलजी वंश के सुल्तान भी तुर्क थे। जलालुद्दीन ने सिंहासन पर अधिकार शक्ति द्वारा किया था। सुल्तान कैकुबाद ने इसे शाइस्ता खां की उपाधि दी और आरिज़ मुमालिक अर्थात सेना मंत्री का पद दिया। कैकुबाद द्वारा बनाए गए अपूर्ण किलोखरी यानी कुलागढ़ी के महल में जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक 13 जून 1290 ईस्वी को करवाया। दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान था जिसकी आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर आधारित थी। उसने हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया। खिलजियों ने भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की परंपरा शुरू की। जलालुद्दीन ने तुर्कों, गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को शासन में सम्मिलित करके भारत के मुसलमानी राज्य को एक विस्तृत आधार प्रदान करने का प्रयत्न किया। उसके अनुसार भारत का कोई भी राज्य सही अर्थों में इस्लामी नहीं हो सकता। मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुआ। इसके समय में ईरानी फ़कीर सीदी मौला को हाथी के पैरों तले कुचला गया। वह अजोधन के शेख फरीदुद्दीन गंज सकर का अनुयायी था। विद्रोहियों के प्रति जलालुद्दीन ने दुर्बल नीति अपनाई और कहा, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाने में मेरी आदत नहीं है। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया था। उसने मलिक छज्जू को विद्रोह करने के बावजूद क्षमा कर दिया था। जलालुद्दीन के काल में उलूग खां ने लगभग 4000 मंगोल के साथ इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और दिल्ली के निकट मुगलपुर में बस गए, जो नबी मुसलमान कहलाए। 19 जुलाई 1296 ईस्वी को जलालुद्दीन अपने भतीजे अलाउद्दीन से मिलने और बधाई देने
देवगिर के आक्रमण के पश्चात गढ़ा गया। वहां उसके भतीजे द्वारा छल पूर्वक सुल्तान का वध कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम पूर्व सुल्तान के पुत्र अरकली खां सहित उसके परिवार के समस्त सदस्यों का कत्लेआम किया। तदुपरांत उसने बलबनी और जलाली अमीरों को जड़ मूल नष्ट कर दिया। इसका मूल नाम अली गुरशास्प था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी उपाधि थी खलीफा का नाइब सिकंदर द्वितीय सिकंदर ए शानी। अलाउद्दीन के 3 छोटे भाइयों अल्मास बेग, कुतुबुद्दीन और मुहम्मद में से सिर्फ अल्मास बेग का नाम इतिहास में मिलता है। अल्मास बेग की उपाधि उलुग खां थी। अलाउद्दीन ने ख्वाजा खातिर को वजीर, सदरुद्दीन आरिफ को सदर जहां और साम्राज्य का मुख्य काजी योंग उम्दतुल मुल्क आला दबीर को दीवाने इंशा के पद पर नियुक्त किया था। दिल्ली का कोतवाल और अलाउद्दीन का मित्र अलाउद मुल्क ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिससे अलाउद्दीन शासन के विषय में सलाह लेता था, अथवा वही उसे सलाह देने का साहस कर सका। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित विद्रोह हुए। पहला, नौ मुस्लिमों का विद्रोह, अकद खां का विद्रोह, मंगू खां का विद्रोह, हाजी मौला का विद्रोह। अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोह उन्मूलन के निम्नलिखित उपाय किए। धनी व्यक्तियों की संपत्ति को छीन लिया, गुप्तचर विभाग का गठन किया, मद्य निषेध को लागू करना एवं अमीरों के मेल मिलाप व वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध। सल्तनत काल में मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण 6 बार अलाउद्दीन के काल में हुआ। अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए रक्त और तलवार की नीति अपनाई। अलाउद्दीन के विश्वास पात्र सेनानायक थे नुसरत खां, उलूग खां, जफर खां एवं अकद खां। साम्राज्य विस्तार। अलाउद्दीन के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत के साम्राज्यवादी युग का सूत्रपात होता है। वह प्रारंभ से ही साहसी एवं महत्वाकांक्षी था। जब वह कड़ा का सूबेदार था तभी उसने 1292 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण कर भिलसा नगर को लूटा तथा अपार संपत्ति एकत्रित कर ली। अलाउद्दीन ने स्वयं को कड़ा मानिकपुर में ही सुल्तान घोषित कर दिया, किंतु उसने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में करवाया। अलाउद्दीन के समकालीन अमीर खुसरो और उसके परवर्ती इसामी दोनों ने उसे एक भाग्यवादी व्यक्ति कहा है। अपने अनवरत युद्धों में अलाउद्दीन ने अपनी सल्तनत का प्रभावशाली विस्तार किया। उत्तर भारत में आधुनिक पंजाब, सिंध और उत्तर प्रदेश केंद्रीय शासन के सीधे नियंत्रण में थे। अधिकांश मध्य भारत, जिसमें चंदेरी, इलिसपुर, उज्जैन और मांडू जैसे महत्वपूर्ण स्थान थे, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्रांतपतियों के सीधे नियंत्रण में थे। राजपूताना, यादव, होयसल व काकतीय राज्य करत राज्य थे। गुजरात सल्तनत का एक प्रांत था। पांड्य राजाओं ने अलाउद्दीन का कभी आधिपत्य स्वीकार नहीं किया और न ही कोई कर दिया। बिहार, बंगाल, उड़ीसा तथा कश्मीर आदि प्रांत दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र थे। अलाउद्दीन के राजत्व सिद्धांत के अनुसार राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। विजयों और शत्रु को मित्र बनाने की नीति का पालन करने में अलाउद्दीन की तुलना अकबर से की जाती है। अलाउद्दीन संभवतः पहला शासक था जिसने हिंदू राजाओं को उनकी पूर्व स्थिति में रहने दिया और केवल कर वसूल किया। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय अलाउद्दीन की एक नवीन विजय थी। इसके पूर्व इसे किसी सुल्तान ने नहीं जीता था। उसने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा। इस अभियान में अमीर खुसरो ने भी हिस्सा लिया। अमीर खुसरो ने पद्मावती की कहानी को सुलेमान सेवा के नाम से लिखा है। जालोर अभियान अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत में अंतिम अभियान था। यहाँ का चौहान वंशी शासक कान्हो देव कृष्ण देव द्वितीय था। अलाउद्दीन ने 1311 ईस्वी में अपनी दासी गुलबहिस्त से उत्पन्न पुत्र मलिक शाहीन के नेतृत्व में कान्हो देव के विरुद्ध एक सेना भेजी। 1301 ईस्वी में रणथंभौर के राज्य को अलाउद्दीन ने दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया, परंतु राजपूताना के अन्य प्रदेशों को शाही कानूनों के अंतर्गत लाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। अमीर खुसरो रणथंभौर अभियान के समय अलाउद्दीन के
साथ था। जोधपुर के संस्कृत शिलालेख में कहा गया है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। अलाउद्दीन भारत का पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीता था। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम सेनापति अलाउद्दीन खिलजी ही था। उसने देवगिरी के शासक रामचंद्र को राय रायन की पदवी और चांदोआ देकर सम्मानित किया। उसने 1 लाख सोने के टंके दिए और नौशारी का जिला उसके राज्य में शामिल कर दिया। रामचंद्र ने अलाउद्दीन के आक्रमण से बाध्य होकर प्रतिवर्ष एलिसपुर की आय भेजने का वायदा किया। अलाउद्दीन का प्रथम सैन्य अभियान 1298 ईस्वी में गुजरात के विरुद्ध हुआ। यहाँ का शासक बघेल राजपूत गण था। इसी अभियान के समय कैम्बे से मलिक काफूर को पकड़ा गया। अलाउद्दीन के समय में दक्षिण में सबसे पहला आक्रमण तेलंगाना पर किया गया। तेलंगाना वारंगल का शासक प्रतापरुद्र देव द्वितीय ने अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाकर और उसके गले में सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण हेतु काफूर के पास भेजा। इसी अवसर पर प्रतापरुद्र देव ने मलिक काफूर को संसार प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया था। धन की दृष्टि से पांड्यराज पर किया गया आक्रमण काफूर का सबसे सफल आक्रमण था। दक्षिण भारत के देवगिरी नरेश रामचंद्र और होयसल नरेश बल्लाल देव अलाउद्दीन के दिल्ली दरबार में आया था। बल्लाल देव ने अलाउद्दीन को एक विशेष खिलत, एक मुकुट और छत्र दिया तथा 10 लाख टंकों की थैली भेंट स्वरूप दी थी। दक्षिण भारत के राज्यों पर आक्रमण करने में अलाउद्दीन का प्रथम उद्देश्य धन और विजय लालसा दोनों थी। वह सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने विंध्याचल पर्वतमाला को पार कर दक्षिणी प्रायद्वीप को जीतने का प्रयास किया। अलाउद्दीन के समय हुए मंगोलों के आक्रमण का उद्देश्य भारत विजय अथवा प्रतिशोध की भावना थी। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए उसने 1304 ईस्वी में सीरी को अपनी राजधानी बनाई तथा किलेबंदी की। अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय यानी शानी की उपाधि ग्रहण की और उसने उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। उसकी प्रथम योजना थी एक नवीन धर्म की स्थापना तथा दूसरी योजना सिकंदर के समान अपनी विजय पताका दूर दूर तक फहराने की। इस्लामिक के अनुसार शासन का किसी प्रदेश पर न्याय ऐसा होता है जैसे किसी बगीचे पर मानसून की वर्षा। राजनीतिक आदर्श जो कि राजत्व है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह था कि उसने राजनीति को धर्म से कभी प्रभावित नहीं होने दिया। उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी लेकिन प्रशासन में उनके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। उसने यामीन उल खिलाफत व नासिरी उल अमीर उल मुमनिन खलीफा का नायब की उपाधि ग्रहण की। खजाइन उल फतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा जैसी उपाधियों से विभूषित किया। उसने शासन में न तो इस्लाम के सिद्धांतों का सहारा लिया, न उलेमा वर्ग से सलाह ली और न ही खलीफा के नाम का सहारा लिया। वह निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। अलाउद्दीन ने बलबन के जातीय उच्चतावादी रीति को त्याग किया और योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया। प्रशासनिक सुधार। बर्नी के अनुसार एक बुद्धिमान वजीर के बिना राजत्व व्यर्थ है तथा सुल्तान के लिए एक बुद्धिमान वजीर से बढ़कर अभियान और यश का दूसरा स्रोत नहीं है और हो भी नहीं सकता। अलाउद्दीन ने काजी मुगीजुद्दीन से कहा यद्यपि मुझे कोई ज्ञान नहीं है और न मैंने कोई पुस्तक पढ़ी है, फिर भी मैं जन्म से मुसलमान हूँ। अलाउद्दीन ने राजधानी के आर्थिक मामलों की देखरेख के लिए दीवान रियासत नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। दीवान रियासत व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखता था। मुहस्सिब जनसाधारण के आचार का रक्षक तथा देखभाल करने वाला था। वह बाजारों पर नियंत्रण रखता था और नाप तौल का निरीक्षण करता था। अलाउद्दीन ने गुप्तचर पद्धति को पूर्णतः संगठित किया। इस विभाग का मुख्य अधिकारी बरीद में मुमालिक था। उसके अंतर्गत अनेक बरीद यानी संदेशवाहक या हरकारे थे। बरीद के अतिरिक्त अलाउद्दीन ने अनेक सूचनादाता नियुक्त किए जो मुनहियन या मुनही कहलाते थे। खालसा अथवा रक्षित प्रदेशों का शासन केंद्र द्वारा किया जाता था। अमीर और शहना इसका शासन संभालते थे।
दिल्ली के आसपास के प्रदेश इस पद्धति के अंतर्गत आते थे। सैनिक सुधार। दिल्ली के सुल्तानों में अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने एक शक्तिशाली अस्थायी केंद्रीय सेना की स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल सैन्य वर्गीकरण को सल्तनत की सेना में पूर्णतया क्रियान्वित किया गया है। अलाउद्दीन ने सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ की। दीवाने आरिज सैनिकों की हुलिया रखता था। उसने घोड़ों को दागने की प्रथा भी आरंभ की थी। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया था। किलों या दुर्गों में अनुभवी तथा विवेकशील सेना नायक नियुक्त किए जाते थे जिन्हें कोतवाल कहा जाता था। अलाउद्दीन ने सेना का केंद्रीकरण किया। उसने अस्थायी सेना के गठन हेतु सीधी भर्ती की और केंद्रीय कोषागार से सैनिकों को नकद वेतन देना प्रारंभ किया। सेना की इकाइयों का विभाजन 1000, 100 और 10 पर आधारित था, जो खानों, मालिकों, अमीरों, सिपहसालारों इत्यादि के अंतर्गत थे। 10,000 की सैनिक टुकड़ियों को तुमन कहा जाता था। निरीक्षण करके नियुक्त किए गए सैनिकों को सरकारी भाषा में मुरत्तब कहा जाता था। आर्थिक सुधार। एक विशाल सेना के रखरखाव को देखते हुए अलाउद्दीन ने आर्थिक सुधार लागू किए, जिसका विस्तृत वर्णन जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख-ए-फिरोजशाही में किया है। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी तारीख-ए-फिरोजशाही बर्नी से मिलती है। इसके अलावा अमीर खुसरो के खज़ाइनुल फुतूह, इसामी की फुतूह सलातीन तथा इब्न बतूता के रहला नामक ग्रंथ से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। बर्नी ने अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का उद्देश्य राजकोष पर अतिरिक्त बोझ डाले बगैर सैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना बताया। बर्नी के विचार काक्के यसलाल और इरफान ने भी समर्थन किया। अमीर खुसरो के अनुसार अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण का उद्देश्य आम प्रजा को राहत पहुँचाना था। इसका समर्थन के निज़ामी और बीपी सक्सेना ने किया। अलाउद्दीन ने मुल्तानी व्यापारियों को सरकारी ऋण उपलब्ध करवाया, जिससे वे व्यापारियों से उपलब्ध मूल्य पर कपड़े खरीद सके और उसे बाजार लाकर निर्धारित मूल्य पर बेच सके। जाब्ता। भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण करना यह सबसे प्रथम एवं कठिन अधिनियम था। अलाउद्दीन ने बिस्वा की पैमाइश की मानक इकाई निर्धारित किया। प्रति बिस्वा उपज के आधे भाग को राज्य के हिस्से या लगान के रूप में निर्धारित किया गया। अलाउद्दीन के समय में कीमतों के सस्तेपन से अधिक महत्वपूर्ण था बाजार में निश्चित कीमतों की स्थिरता। यह उसके राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अलाउद्दीन ने राशनिंग व्यवस्था भी लागू की थी। मौसम के आकस्मिक परिवर्तनों का सामना करने के लिए अलाउद्दीन ने शासकीय अन्न भंडार बनाए। इन गोदामों को अनाज केवल आपातकालीन स्थितियों में निकाला जाता था। अलाउद्दीन ने मलिक काबुल को शहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। शराय-ए-अदल न्याय का स्थान निर्मित वस्तुओं तथा बाजार के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों तथा विदेशों से आने वाले माल का बाजार था। विशेष रूप से यह सरकारी धन में सहायता प्राप्त बाजार था। 20 गज का अच्छी श्रेणी का लट्ठा एवं एक टंका में बिकता था। यही एक वस्तु है जिसकी माप इतिहासकार वर्णी देता है। अलाउद्दीन का अंतिम अधिनियम परवाना नवीश यानी परमिट देने वाले अधिकारी की नियुक्ति और अधिकार से संबंधित था। तुर्की सुल्तानों में अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने वित्तीय तथा राजस्व सुधारों में गहरी रुचि ली थी। उसने सर्वप्रथम उन समस्त भूमि अनुदानों को वापस ले लिया जो अमीर वर्ग, शासकीय कर्मचारियों, विद्वानों और धर्मशास्त्रियों के पास राज्य की ओर से दी गई भेंट, अनुदान या पुरस्कार के रूप में थे। ये छोटी एकताओं के समान थे। गद्दी पर अपनी शक्ति के मजबूत होते ही अलाउद्दीन ने अमीरों का दमन किया। सुल्तान ने आदेश दिया कि सारी भू संपत्ति, ग्राम और अन्य भूमि जो लोगों के पास मिल्क यानी संपत्ति, इनाम और वक्फ उपहार के रूप में है, अब वापस ले ली जाए और उसे खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया जाए। अलाउद्दीन के समय में विशाल प्रदेशों को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। अलाउद्दीन ने समस्त अमीरों
की भूसंपत्ति जब्त नहीं की थी, उसने ग्राम के मुखिया यानी मुकद्दमों, जमींदारों, खूंतों और साधारण किसानों बलाहारों से संबंधित आदेश जारी किए तथा खूंतों और मुकद्दमों के विशेषाधिकार छीन लिए। अलाउद्दीन ने मूल्यों का निर्धारण मनमाने ढंग से न कर उत्पादन लागत कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के अनुसार किया था। कर प्रणाली अलाउद्दीन ने उपज का 50% भूमि कर खराज के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों के तहत बाजार नियंत्रण में सभी प्रकार के अनाजों का मूल्य निर्धारण करना प्रथम नियम था। मसाहत मापन की पद्धति के अंतर्गत समस्त भूमि पर 50% की एकीकृत दर से लगान वसूल किया जाता था। बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व को उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। राजस्व नकद एवं अनाज दोनों रूपों में वसूल किया जाता था। अलाउद्दीन ने राजस्व वसूली के लिए स्थानीय व्यक्ति चौधरी, मुकद्दम तथा खूत को नियुक्त किया। राजस्व के अतिरिक्त अलाउद्दीन ने आवास कर, जिसे कि घरी कर तथा चराई कर दुधारू पशुओं पर भी लगाया। करी या करही एक अन्य कर था। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। यह स्त्रियों, बच्चों, विक्षिप्तों और अपंगों पर नहीं लगाया जाता था। खुम्स से राज्य का 5वां हिस्सा मिलता था और शेष 4/5 हिस्सा सैनिकों में बांट दिया जाता था। किंतु अलाउद्दीन तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने नियम का उल्लंघन करते हुए खुम्स का अधिकतम भाग, जो 4/5 भाग, राज्य के भाग के रूप में लिया। जकात केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। यह संपत्ति का 40वां भाग 2.5% था। उसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसके समय में सैनिकों की भर्ती सेना मंत्री आरिज़ मुमालिक द्वारा की जाने लगी। उसके राजस्व एवं लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सैनिकों के नगद वेतन में कमी न होकर वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकना था। खालिशा भू क्षेत्रों से लगान राज्य द्वारा वसूल किया जाने लगा। अलाउद्दीन ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करने के लिए एक नए विभाग दीवान मुस्तखराज की स्थापना की। मुस्तखराज का कार्य किसानों से बकाया भू राजस्व संग्रह करना था। अलाउद्दीन ने न तो मुक्ता प्रथा समाप्त की और न खूती प्रथा, जमींदारी प्रथा। उसने केवल स्वामियों के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। सल्तनत काल में मशाहत भूमापन प्रणाली को पुनर्जीवित करने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त है। भूमि की पैमाइश कराकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल कराने की व्यवस्था सर्वप्रथम अलाउद्दीन ने आरंभ की थी। मोरलैंड के अनुसार मूल्य नियंत्रण का प्रयास मात्र दिल्ली तक सीमित रहा, जहां तक सेना केंद्रित थी। अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के मूल्य प्रगतिशील उत्पादन लागत के सिद्धांत पर निश्चित किए। अलाउद्दीन ने बाजार की देखभाल का कार्य दीवान रियासत को सौंपा था, जिसका अध्यक्ष याकूब था। अलाउद्दीन के समय में मन को 28 शेर के बराबर माना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित दूसरा बाजार सराय ए अदल अर्थात न्याय का स्थान था। अलाउद्दीन के इस बाजार व्यवस्था से सबसे अधिक सैनिक वर्ग लाभान्वित हुआ। लेनपुल ने अलाउद्दीन को एक महान राजनैतिक अर्थशास्त्री बताया है। वह प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश और अनुमान के आधार पर सर्वप्रथम भूमि कर लगाया था। अलाउद्दीन 46 साहित्यकारों को आश्रय दिया था। उसने अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी, जिसे भारत का सादी कहा जाता था, को संरक्षण प्रदान किया। अमीर खुसरो दरबारी कवि के पद पर प्रथम बार अलाउद्दीन के काल में ही नियुक्त हुआ था। प्रांतीय एवं स्थानीय प्रशासन बरनी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के समय 11 प्रांत थे, यथा गुजरात, मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर, शामना और सुनाम, धार एवं उज्जैन, झायन, मेरठ, चित्तौड़, चंदेरी, बदायूं, कोइल एवं कर्क, अवध एवं कड़ा। प्रांतों का सर्वोच्च अधिकारी वली या मुक्ता, जो कि प्रांतपति था, उसके द्वारा बनाया गया अलाई दरवाज़ा प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना माना गया है। 4 जनवरी 1316 ईस्वी को अलाउद्दीन का निधन हो गया और उसे दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर उसके मकबरे में दफनाया गया। मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह
कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के नाम से सुल्तान बना। इसने अपने पिता के कठोर आदेशों को रद्द कर दिया। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। ऐसा करने वाला सल्तनत का प्रथम शासक था कौन? अलाउद्दीन का पुत्र मुबारक शाह खिलजी। और अल इमाम उल उमाम इमाम उल वासिक बिल्लाह खिलाफत उल्लह आदि उपाधि ग्रहण की। खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि ग्रहण की। उसके शत्रुओं के ने उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए। बरनी के अनुसार मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में नग्नावस्था में आता था। मुबारक शाह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। मुबारक शाह खिलजी सूफी संत शेख निज़ामुद्दीन औलिया से द्वेष रखता था।